रात 9 बजे। अरविंद केजरीवाल शपथ लेता हूं कि जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच छुपाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज में। और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम, दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ा खास कार्यक्रम, और नाम है शपथ। मैं अरविंद केजरीवाल शपथ लेता हूं कि जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच छुपाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। और आज के इस एपिसोड में सवालों के कटघरे में एक खास मेहमान, आम आदमी पार्टी के कन्वेनर भी हैं, वो अपने आप को प्रेसिडेंट नहीं कहते हैं, और 49 डेज के दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, यानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत स्वागत है केजरीवाल साहब। मैं अरविंद केजरीवाल। हाँ, अब मेरी बारी है, मेरी जिम्मेदारी है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 28 दिसंबर 2013 को रामलीला मैदान में उसी केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिनके किरदार के बदलाव में इसी रामलीला मैदान ने भूमिका निभाई थी। राजनेता से पहले केजरीवाल एक आंदोलनकारी थे। जन लोकपाल के लिए जंतर मंतर से रामलीला मैदान पहुंचे थे 2011 में। सरकार से लेकर शासन तक सभी हाफने लगे थे, क्योंकि रामलीला मैदान में अन्ना की अगुवाई में चल रहे जन लोकपाल आंदोलन में जनता की भीड़ बढ़ रही थी। रामलीला मैदान के बाहर आंदोलन को कैसे जिंदा रखना है और कैसे लोगों को इससे जोड़ना है, इसके लिए नीति बनाने की जिम्मेदारी केजरीवाल के जिम्मे थी। आंदोलन आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी आंदोलन से एक नई सोच भी जन्म ले रही थी। केजरीवाल को एहसास हो रहा था कि केवल आंदोलन से लक्ष्य हासिल करना मुमकिन नहीं है, इसलिए व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति की मुख्य धारा में शामिल होने की जरूरत है। इसी जरूरत को महसूस कर नवंबर 2012 में केजरीवाल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की नींव रख दी। तकरीबन साल भर बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना था। मुकाबला उसी कांग्रेस से था जो पिछले 15 सालों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी। दिसंबर 2013 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। आम आदमी पार्टी 28 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर रही। सरकार बनाने के लिए किसी भी दल के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन सरकार बनाने से इंकार कर चुकी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने दिल्ली में अल्पमत वाली सरकार बनाई। कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन विवाद बने रहे सरकार के फैसलों पर, सरकार के सोच पर। आपको ये भी आपके ऑफिसर मिसगाइड कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि हम जब 400 यूनिट तक देंगे। एक तो आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वायदा किया था, आपने ये कहा था कि हम पूरी की पूरी दिल्ली का 50% कम कर देंगे। 400 यूनिट वाला वायदा नहीं किया था आपने। जैसे तैसे 49 दिनों तक केजरीवाल की सरकार चली, लेकिन 14 फरवरी को जन लोकपाल के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया। 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव होना था। आम आदमी पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे। केजरीवाल वाराणसी से उम्मीदवार थे। मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से था। चुनाव हार गए, जिसके बाद दोबारा दिल्ली में सक्रिय हुए, क्योंकि फरवरी में केजरीवाल के इस्तीफे के बाद से ही दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा था। सरकार बनने की सूरत दिख नहीं रही थी, लिहाजा केजरीवाल ने विधानसभा भंग कर दोबारा चुनाव करवाने की मांग की। दिल्ली में चुनाव करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। कोर्ट में लंबी सुनवाई चली। इसी बीच
उपराज्यपाल ने दिल्ली विधानसभा भंग कर दी। ये तय हो गया कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे। इस बार केजरीवाल अपने 49 दिनों के कामकाज के आधार पर ही दिल्ली की दूसरी लड़ाई जीतने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ शपथ की आज की कार्रवाई। मैं अरविंद केजरीवाल शपथ लेता हूं कि जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच छुपाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया और एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अरविंद जी, ये देखिए पत्रकारों का बड़ा पुराना फंडा है। पहले तो कटघरे में बैठा दो, उसके बाद शपथ दिलवा दो कि सच तो बोलूंगा ही और सच छुपाऊंगा भी नहीं। अब ये मैं सोच रहा था बहुत देर से जब आप भाषण दे रहे थे कि मैं कहां से शुरू करूं आपसे बातचीत। हमने कहा कि हमारे कार्यक्रम में शपथ लेने की एक रिवाज है, यानी झूठ नहीं बोलेंगे या शपथ वादा तोड़ेंगे नहीं। अब मैं जो आपसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं ना, मोहब्बत करने वाले लोग सिर्फ यही नहीं है, पूरी दिल्ली में है, कुछ बीजेपी में है, कुछ कांग्रेस में है, कुछ इधर है, कुछ उधर है, वो बेइंतहा इश्क। वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल का नाम बदल कर करके कसम तोड़ केजरीवाल कर देना चाहिए, वादा तोड़ केजरीवाल कर देना चाहिए। कसमें खाते हैं फिर तोड़ देते हैं। ऐसा तो नहीं है। हमने जो भी वादे किए, हमने कहा था बिजली के बिल आधे करेंगे, हमने बिजली के बिल आधे किए। हमने कहा था पानी देंगे, पानी मुफ्त करेंगे, हमने पानी मुफ्त किया। हमने कहा था रिश्वतखोरी बंद करेंगे, दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद की। हमने कहा था महंगाई कम करेंगे, हमने महंगाई कम की। तो जो हमने कहा था वो तो किया था। आपने ये भी कहा था कि आप कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे। वो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसको सारी जनता के सामने रखना चाहता हूं। हम कांग्रेस से समर्थन लेने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। मेरे ख्याल से वो शुक्रवार का दिन था जब दोपहर को एलजी साहब का फोन आया कि वो मिलना चाहते हैं सरकार बनाने के ऑप्शंस टटोलने के लिए। हम लोगों ने तय कर लिया, पीएसी की मीटिंग बुलाई कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, हम सरकार नहीं बनाएंगे। हमने चिट्ठी भी ड्राफ्ट कर ली। तब तक शाम तक कांग्रेस ने एलजी साहब को एक चिट्ठी लिख दी कि वो बिना शर्त समर्थन देने के लिए आम आदमी पार्टी को तैयार है। और सारे चैनल्स पे ये चलने लग गया कि आम आदमी पार्टी ने झूठे वादे किए थे, बिजली के रेट आधे कर देंगे, पानी, वो होने वाली बात नहीं है, इसलिए अब लोग भाग रहे हैं। दे आर रनिंग अवे फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की। तो हमारे कई वॉलंटियर्स के और सब लोगों के फोन आने लगे कि आप तो भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से। तो हमने सोचा हम जनता से जाके पूछेंगे, और मुझे लगा कि जनता ये कहेगी कि कांग्रेस से बिल्कुल समर्थन मत लो। जब हमने जनता से जाके पूछा, 282 सभाएं की दिल्ली के अंदर, 257 सभाओं में, और मीडिया सारा पीछे पीछे था, ऐसा नहीं कि बंद कमरे में की, खुले मैदान में सभाएं की। ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। ओवरवेलमिंगली लोगों ने 257 सभाओं में कहा कि जितने दिन कांग्रेस समर्थन दे रही है आप काम करो, जिस दिन समर्थन ना दे मत करना। तो हमारा अपना निजी डिसीजन ये था कि सर समर्थन नहीं लेना, लेकिन डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन है, तो जनता ने कहा, हम लोगों ने किया। आपने समर्थन ले लिया, आपने जनता से पूछ लिया, जनता ने कहा कि सरकार बना लो। वो जो बेइंतहा इश्क कैटेगरी है ना, मोहब्बत जो है वो जान लेती भी है और जान देती भी है। अब आप छोड़कर चले गए। आपको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके जितने प्रतिद्वंदी हैं, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, वो कहते हैं कि दोबारा अरविंद केजरीवाल पे भरोसा क्यों किया जाए। कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया नहीं था, अरविंद केजरीवाल छोड़कर चले गए, वो भगोड़ा स्टाइल में चले गए। ये शब्द जो भगोड़ा है, ये कई बार आपने सुना होगा। ये समझना होगा कि हमें सरकार से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। हमें बहुमत नहीं था, 28 सीट थी। अगर जनता ने 36 सीट दी होती, सवाल ही नहीं उठता कि हम लोग सरकार से इस्तीफा दे देते। क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं था। और आपने देखा कि आखिरी 2 दिन में किस तरह से कांग्रेस ने और बीजेपी ने मिलके
उनकी पहली प्लानिंग हो गई थी। दोनों ने मिलके एक भी कानून पास नहीं होने दिया। सारे माइक तोड़ दिए, सारे कागज फाड़ दिए। मेरा अपना माइक आके किसी एमएलए ने तोड़ दिया उनके। हमें ये लगा कि इस टाइम जनता हमें बहुत चाहती है। हम अगर इस्तीफा दे देते हैं और तुरंत दिल्ली में चुनाव होते हैं तो अब जनता हमें 50 सीट देगी। तो 50 सीट लेके बिना कांग्रेस के समर्थन के 5 साल सरकार चलाएंगे। लेकिन हमने ये कभी फैक्टर इन नहीं किया कि ये लोग चुनाव ही नहीं कराएंगे और राष्ट्रपति शासन लगा के छोड़ देंगे। तो पिछले 10 महीने से इन लोगों ने राष्ट्रपति शासन लगाया। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं, हमारी ये एक पॉलिटिकल असेसमेंट मिस्टेक थी। हमने गलती की, हमने गुनाह नहीं किया, हमने चोरी नहीं की, हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, हमने कोई कुकर्म नहीं किया। पॉलिटिकल मिस्टेक थी। ठीक है, आप दिल्ली में आपके पॉलिटिकल कंपल्शंस थे और एक और अब मैं जनता को भरोसा दिला रहा हूं और जनता मान रही है कि इस बार इस्तीफा नहीं देंगे, पूरे 5 साल जनता की सेवा करेंगे। हाँ, मैं आने वाला था उस पे। आपका पहले ही जवाब दे दिया। लेकिन ठीक है, पॉलिटिकल कंपल्शंस थे या फिर एक जजमेंट का एरर था, एरर ऑफ जजमेंट था। लेकिन जब दिल्ली में आपका जलवा आया, और मुझे याद है अच्छे तरीके से, लोग कहते थे 1 सीट भी नहीं मिलेगी, 2 सीट भी नहीं मिलेगी। 28 सीटें जब आपकी आ गई आपकी पार्टी को, तो आपको लगा कि अब ये आधा अधूरा राज, दिल्ली तो पूर्ण राज्य भी नहीं है, तो अब प्रधानमंत्री बना जाए। और आप दिल्ली के बाहर निकल गए और खुद आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने, कुमार विश्वास, राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने लगा नहीं आपकी कि आपकी महत्वाकांक्षा उस वक्त बढ़ गई? ये बिल्कुल गलत है। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। देखिए, अगर मुझे प्रधानमंत्री बनना होता तो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? अगर मुझे प्रधानमंत्री बनना होता, इसका मतलब मैं सत्ता का बहुत ज्यादा लालची आदमी हूं, तो मैं एक कुर्सी तो रखता अपने पास, कहीं ना बनूं तो यहां तो आ जाऊं वापस कम से कम। मुझे इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? दूसरी चीज, भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा कि अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना है। नरेंद्र मोदी जी ने तो नहीं दिया था, वो तो मुख्यमंत्री रहते हुए ही जा रहे थे चारों तरफ। तो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और अगर मुझे प्रधानमंत्री ही बनना होता तो फिर मुझे बनारस मैं ऐसी सीट से लड़ता ना जो सेफ सीट थी, ताकि मैं जीत तो जाता कम से कम। तो ये एक बीजेपी का प्रोपेगेंडा है कि महत्वाकांक्षा थी, प्रधानमंत्री बनने के लिए गया था। ये बिल्कुल गलत है। मैं अरविंद केजरीवाल शपथ लेता हूं कि जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच छुपाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। क्या आप भी हैं गिरते बालों से परेशान? देवगिरी केश तेल बालों की सभी परेशानियों का उपाय है। इसमें है अनमोल आयुर्वेदिक तत्वों का अद्भुत मिश्रण। सिर्फ 5 दिनों में फर्क साफ दिखाई दे। बालों की सभी समस्याओं से मुक्ति। देवगिरी, क्योंकि बाल है अनमोल। बाय पैरानॉर्मा। मैं अरविंद केजरीवाल शपथ लेता हूं कि जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच छुपाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। आप अपने भाषण में भी, आप भाषण दे रहे थे, मैं सुन रहा था, और आपको लगातार मैं, कैसा लगा भाषण? भाषण तो अच्छा है। जितनी तालियां बजती हैं, नेता विदाउट फॉलोअर, लीडर विदाउट फॉलोअर तो लीडर होता नहीं है, और तालियों की गड़गड़ाहट तय करती है कि आपकी लोकप्रियता कितनी है। लेकिन मैं बहुत गंभीरता से एक सवाल ये करना चाहता हूं कि आप आए, आपने कहा था कि 50% आप बिजली के दाम कम कर देंगे, 700 लीटर पानी मुफ्त कर देंगे। लेकिन उसमें भी आपने होशियारी की, 200 से 400 स्लैब, 400 से 800, पता नहीं क्या क्या स्लैब था। नहीं सर, स्लैब्स थे? नहीं, वो सारे स्लैब्स कम कर दिए थे। स्लैब्स, हाँ ठीक है, 400 यूनिट तक के सारे स्लैब्स कम कर दिए थे, लेकिन सब्सिडी के तौर पर। हाँ, सब्सिडी के तौर। देखिए, समझना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं जब पिछले चुनाव के पहले बहुत घूमा और अभी भी जब घूम रहा हूं, बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, इतने ज्यादा आ रहे हैं कि एक आम आदमी के लिए भरना मुश्किल हो रहा है। अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहा, अगर मैं बोल रहा हूं तो जो लोअर मिडिल क्लास तक का या मिडिल क्लास तक का तबका है, 83% लोग दिल्ली में
400 यूनिट तक का बिल देते हैं। तो हमने ये तय किया कि बिजली कंपनियों ने खूब गड़बड़ कर रखी है, ये प्राइमा फेसी जितना एविडेंस पब्लिक डोमेन में आया है, तो हमने बिजली कंपनियों का तुरंत ऑडिट ऑर्डर किया। कांग्रेस और बीजेपी वाले ऑडिट नहीं कर रहे थे पहले, 10 साल से दिल्ली की जनता कह रही थी इनका ऑडिट करवाओ, इनकी चेकिंग कराओ, वो नहीं कर रहे थे। शीला जी कह रही थी कि हाईकोर्ट में केस चल रहा है, हाईकोर्ट में केस चल रहा था। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने फाइल मंगाई तो पता चला हाईकोर्ट में तो केस चल रहा है, इन बिजली कंपनियों का स्टे नहीं दे रखा हाईकोर्ट ने। तो मैंने तुरंत इन बिजली कंपनियों का ऑडिट ऑर्डर किया। बिजली कंपनियों का ऑडिट आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके अंदर काफी गड़बड़ निकलेगी। उसको जब इंप्लीमेंट करेंगे, पूरी दिल्ली का बिजली का बिल आधा हो जाएगा। 3 महीने के लिए ही सिर्फ क्यों दिया आपने? क्योंकि ये भी आपसे सवाल किया जाता है। मार्च तक का ही बजट बना सकते हैं ना भाई। मैं आज मान लीजिए अब दोबारा सरकार बनेगी तो मैं 5 साल का बजट थोड़ी बनाऊंगा, मैं तो 1 ही साल का बनाऊंगा, फिर अगले साल साल दर साल बजट बनता है। तो अगर मैं जनवरी के महीने में बात कर रहा हूं तो 31 मार्च के बाद की मैं बात नहीं कर सकता। 31 मार्च के बाद की बात अगले बजट में होगी। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ये लगातार आपसे झूठ बोल रहे हैं वो लोग। भाई मैं बिजली के दाम दिल्ली में आधे करके गया, मैंने इनको रास्ता सिखा दिया, इनको आता नहीं था। मेरे जाने के बाद ये भी कर सकते थे, इनको किसने मना किया? ये कहते हैं केजरीवाल नहीं करके गया। चलो केजरीवाल वैसे तो कर नहीं सकता था टेक्निकली अगले साल का, लेकिन चलो केजरीवाल नहीं, तुम तो कर दो। अब भाई उसके बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने मेरे इस्तीफा देते ही सब्सिडी हटा दी, कांग्रेस ने मेरे इस्तीफा देते ही बिजली के दाम दुगने कर दिए। और अब बीजेपी वाले पिछले चुनाव के पहले कह रहे थे हम 30% बिजली के दाम कम करेंगे। पिछले 6 महीने में 1 पैसा कम नहीं किया उन्होंने, उल्टे 2 बार बिजली के दाम दिल्ली में बढ़ा दिया। 15% सब्सिडी दी है। कितनी दी है? वो इफेक्टिव रेट मैं बता देता हूं, वो जो भी उन्होंने घालमेल किया, इफेक्टिवली आज दिल्ली में 15% बिजली के दाम बढ़ के आ रहे हैं, कम होके नहीं आ रहे। चलिए 2 बार बढ़। वो एक लोड वाला फैक्टर है। एक सवाल और होता है, जैसे मोहब्बत अगर हो जाए ना तो लैला मजनू भी मोहब्बत का नाम है, श्री फरहाद भी नाम है ना, सोनी महिलवाल भी नाम है। तो केजरीवाल साहब के भी कई नाम है। एक नाम है धरना केजरीवाल। रेल भवन के सामने एक मुख्यमंत्री बैठ जाते हैं, सारी व्यवस्था चौपट हो जाती है, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि 26 जनवरी जो राष्ट्रीय पर्व है वो वीआईपीज का पर्व है। ये सही है क्या केजरीवाल साहब? पहले तो ये समझना पड़ेगा हम धरने पे क्यों बैठे थे। आज भी आपने भाषण सुना होगा, महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कुछ भी हो जाए महिलाओं को हमें सुरक्षा देनी है दिल्ली के अंदर। आज भी मैंने अनाउंस किया था कि इसके लिए जितना भी पैसा 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, जितना भी पैसा खर्चा करना पड़े, हमारी सरकार बनेगी, हम महिलाओं की सुरक्षा देने के लिए वो करेंगे। जब मैं मुख्यमंत्री बना, ये 2 किस्से मेरे सामने आए। एक लड़की को उसके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया, एसएचओ मौके पे मौजूद था। हमारी एमएलए रात को 12 बजे जब हादसा हुआ वहां पे पहुंची मौके पे, हमारी एमएलए बार बार उसको बोल रही है एसएचओ को इनको गिरफ्तार करो, अंदर घर के अंदर है। सारा मोहल्ला, सारे लोग इकट्ठे हैं, सब लोग बोल रहे हैं उसको कि गिरफ्तार करो। एसएचओ ने कहा तुम जो कर सकती हो कर लो, मैं नहीं करता। ऐसे एसएचओ को सस्पेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैंने पुलिस को बोला, मैंने एलजी को बोला, वो लोग नहीं माने। दूसरा हादसा हुआ पहाड़गंज के ऊपर, एक दानिश महिला के साथ रेप हुआ, मुझे लगता है वो गैंग रेप वाला मामला था शायद। उसका मैं ये मानता हूं कि वहां का बीट कांस्टेबल उस टाइम क्या कर रहा था, वहां के पुलिस वाले क्या कर रहे थे। तो मैंने ये कहा भाई जो भी जिम्मेदार ऑफिसर है वहां पे उसको सस्पेंड करो, वो लोग नहीं माने। तो तब मैं इस मांग को लेके कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, ईमानदार पुलिस वालों के लिए मैं लड़ रहा था। 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया मैंने उनके लिए। मैंने ये भी कहा पुलिस को कि आपको जो जो दिक्कतें हैं, पुलिस वालों के ड्यूटी आवर्स गलत हैं, पुलिस वालों को ठीक से मकान नहीं दिए जाते, पुलिस वालों को मैं दूंगा आपको सारी फैसिलिटीज, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए। वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करवाने के लिए मैं बैठा था। आप इससे असहमत हो सकते हैं तरीके से। पहली चीज, कुछ मीडिया वालों ने कहा नाटक कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं 4 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड के अंदर आप सड़क के ऊपर सो के दिखा दो, मैं मान लूंगा कि मैं नाटक कर रहा था। 1 मिनट, आसान नहीं है सोना। तो मैं कुछ भी और नाटक नहीं कर रहा था। जब मैं सवेरे सो के उठा
महिलाओं की लाइन लगी हुई थी वहां पे और टप टप आंसू बह रहे थे उनकी आंखों से मेरे से मिलने के लिए। उन्होंने कहा जी जितने जेन्युइननेस और सिंसियरिटी के साथ आपने हमारी मुद्दा उठाया आज तक किसी ने नहीं उठाया। मैं धरने पे बैठा तो सारे मीडिया ने कहा जनतंत्र खतरे में पड़ गया, संविधान खतरे में पड़ गया। 2007 में नरेंद्र मोदी जी 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री होते हुए गुजरात में अहमदाबाद में धरने पे बैठे थे नर्मदा बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए। फर्क इतना था कि वो एयर कंडीशन टेंट में बैठे थे, मैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर बैठा था। उस टाइम किसी ने नहीं कहा, जब नरेंद्र मोदी जी बैठे किसी ने नहीं कहा जनतंत्र खतरे में पड़ गया, संविधान खतरे में पड़ गया। नीतीश कुमार जी धरने पे बैठे बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलवाने के लिए, उस टाइम किसी ने नहीं कहा। और कई मुख्यमंत्री बैठ चुके हैं धरने के ऊपर, तब किसी ने। केजरीवाल अगर धरने पे बैठता तो संविधान खतरे में पड़ जाता है। आप जंतर मंतर के पास बैठ सकते थे। जंतर मंतर तो बहुत फेवरेट जगह है आपकी, रेल भवन की जगह जंतर मंतर रहते। अगली बार वहां बैठ जाएंगे अगर आप मतलब अगली बार भी छोड़ेंगे नहीं आप। देखिए मैं एक सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट, ये धरना कुमार करके क्या हम लोग धरने की अहमियत को मजाक बनाते जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, संविधान कहता है कि धरना करना हमारे देश के अंदर पीसफुली धरना करना हमारा फंडामेंटल राइट है। हम इसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? पिछले साल पूरे साल में 2 बार धरने किए हैं, इस साल 1 बार धरना किया है, तो धरना कुमार कैसे हो गया? हम धरने का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? इस देश के लिए में अगर अन्याय होगा तो लोग धरना करना बंद कर दें क्या? पीसफुल होना चाहिए, लेकिन इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चलिए ठीक है, आपने अभी ये कहा बैठते बैठते, और आपकी सभाओं को मैं यूं तो सबों की सभाओं को और आपकी वाली भी मैं बड़ा माइन्यूटली स्टडी करता हूं। आजकल आप कह रहे हैं कि इस बार कुर्सी पे बैठा दो, कुर्सी छोड़ूंगा नहीं। सुना है कोई चिपको पदार्थ आपने बना लिया है फेविकॉल टाइप से कि इस बार बैठा तो उठूंगा नहीं जी। कहने का मतलब ये अपने ही आदर्श से आप हट नहीं रहे। आप ये कहते थे कि अगर जरूरत पड़ी तो 1 बार नहीं, मुझे अच्छी तरीके से याद है जब आप खिड़की से बोल रहे थे, 1 बार नहीं 1000 बार इस्तीफा देना पड़ेगा, 1000 बार ऐसी कुर्सियां कुर्बान। वही अरविंद केजरीवाल अब कहते हैं कि इस बार कुर्सी पे बैठा, जो लोग कहते हैं कि भाग गया भगोड़ा है, इस बार बैठाओ, इस बार उठूंगा नहीं। सर एक चीज आप सोचिए, आज सारी दिल्ली की जनता मेरे से एक ही बात मांग कर रही है। मैंने अभी बताया मैं मंगोलपुरी में 2 घंटे गलियों में घूम के आ रहा हूं। एक ही चीज मांग करते हैं, सर इस बार इस्तीफा मत दे देना सर, सर इस बार इस्तीफा मत दे देना। मतलब एक मिनट इस्तीफा मत दे देना सर। क्या कभी ऐसा देखा है किसी के साथ? आप पंजाब चले जाइए, पंजाब में लोग कहेंगे कभी अकाली दल इस्तीफा दे कब ना जान छूटे। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, कहेंगे कब ये समाजवादी पार्टी इस्तीफा दे कब जाए। दिल्ली में घुसते ही लोग कहते हैं इस्तीफा क्यों दिया, छोड़ के क्यों गए, रहना चाहिए था, इस बार इस्तीफा मत दे देना। तो जो जनता कह रही है सर वही करूंगा मैं। ये एक सवाल और है। सवाल ये है कि पिछली बार जब आप भाषण देते थे तो आप कहते थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, जनता चुनाव लड़ रही है और जनता चुनाव जीतेगी। इस बार आपका गाना बज रहा है 5 साल केजरीवाल। मैंने तो लास्ट में आज भी यही कहा था कि जनता, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है सर चुनाव लड़ने के लिए। आज भी जनता ही चुनाव लड़ेगी। मैं बहुत छोटा आदमी हूं सर, मैं बहुत आम आदमी हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। जो औकात है वो सारी इस जनता की है सर, और यही जनतंत्र है सर। जब तक जनता जीवित है, जब तक जनता साथ है, तब तक हम हैं। जिस दिन जनता साथ नहीं होगी उस दिन हम कुछ नहीं है। चुनाव जनता ही लड़ेगी सर। हमारे पास ना आदमी है ना पैसा है, इनके पास तो करोड़ों रुपए हैं। एक और चीज है सर, ये दूसरी पार्टी वाले दिल्ली में अब 1000 करोड़ 2000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इन्होंने लोकसभा में 10-10 हजार करोड़ रुपए खर्च किए। किसने दिए इतने पैसे? जिन लोगों ने पैसे दिए वो चुनाव के बाद अब 1 लाख करोड़ तो निकालेंगे। तो ये पार्टियां जब चुनाव जीतती हैं
तो ये अकाउंटेबिलिटी इनकी उन लोगों के प्रति होती है जिन्होंने 10,000 करोड़ दिए थे, उनके साथ ये रिश्ते रखते हैं। मेरे को तो आज कोई पैसे नहीं दे रहा, ये बड़ा बड़ा जितने बड़े, मेरे को तो ये जनता पैसे दे रही है जी। इन्हीं से 10-10 रुपए 100-100 रुपए लेके हम चुनाव लड़ेंगे। तो मेरी अकाउंटेबिलिटी जीतने के बाद इन लोगों के प्रति है। ये आके कहेंगे केजरीवाल जी 10 रुपए का चंदा दिया था, मेरा काम करा, मेरे को कराना पड़ेगा। और नहीं तो अंबानी अडानी कहेंगे 10,000 करोड़ दिए थे, काम कराओ, उनको कराने पड़ेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल शपथ लेता हूं कि जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच छुपाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। क्या आप भी हैं गिरते बालों से परेशान? देवगिरी केश तेल बालों की सभी परेशानियों का उपाय है। इसमें है अनमोल आयुर्वेदिक तत्वों का अद्भुत मिश्रण। सिर्फ 5 दिनों में फर्क साफ दिखाई दे। बालों की सभी समस्याओं से मुक्ति। देवगिरी, क्योंकि बाल है अनमोल। बाय पैरानॉर्मा। मैं अरविंद केजरीवाल शपथ लेता हूं कि जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच छुपाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। आप बहुत एक गंभीर सवाल आपसे कर रहा हूं, और एक ऐसा नाम जो आपके जहन में है, और मुझे यकीन है वो नाम जहन में होगा, संतोष कोहली। आपने पिछली बार चुनाव के पहले कहा था कि आपकी सरकार आएगी तो एक्सीडेंट में डेथ हुई है। आप लोगों का आरोप था कि ये षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या की गई है। आपने कहा था कि एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाएंगे। आप 49 डेज रहे, उस पर कुछ बात हुई नहीं। जिक्र किया था। द ओनली थिंग इज द साइट ऑफ एक्सीडेंट जो है वो यूपी में पड़ रहा है। इसमें दिल्ली सरकार का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं था। वो एक अड़चन आई थी बहुत बड़ी। अदरवाइज हम लोगों ने इंटरनली डिस्कस किया था ब्यूरोक्रेसी के साथ। नितिन गडकरी मानहानि केस, उसका क्या स्टेटस है सर? उसका स्टेटस ये है कि जल्दी वो हारने वाले हैं वो केस। खबर तो ये थी कि आप जाकर के वहां झुक रहे हैं। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं है। ये वो झूठी खबरें प्लांट करते रहते हैं। केस चल रहा है, सवाल ही नहीं उठता। सबूत बहुत ज्यादा है उनके खिलाफ। भ्रष्टाचार के आरोप हैं। भ्रष्टाचार के, आपको याद है 2 साल पहले कैसे उन्होंने फर्जी कंपनियां बनाई थी? ड्राइवर उनका डायरेक्टर था, आप ही लोगों ने चलाया था, खूब चलाया था। तो आपसे भी सबूत लेंगे हम थोड़े बहुत वो। इस बार आपका दिल्ली डायलॉग चल रहा है, मैं सुन रहा था। जब मैं किसी का इंटरव्यू करने जाता हूं तो बाकायदा 2-3 दिन बहुत ढंग से पढ़ाई, जैसे आप IIT जाने के लिए पढ़े थे वैसे ही पढ़ करके आता हूं। मैंने देखा उसमें बहुत लंबे चौड़े वादे हैं, और वादे ऐसे हैं कि अगर वो इंप्लीमेंट हो जाएं तो मुझे लगता नहीं कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा जो दिल्ली का मुकाबला कर सके। ऐसी दिल्ली बनाएंगे। पैसा कहां से लाएंगे? मैं बताता हूं पैसा कहां से पैसा लाएंगे। आप पूरे दिल्ली में वाईफाई, अभी भी आप भाषण में कह रहे थे। मैं एक एक चीज का कॉस्ट बताता जाता हूं आपको जी। वाईफाई के लिए पता किया है 100 करोड़ का खर्चा है। और पूछिए। आपने कहा कि जितने बसेस हैं हम सब में भी उस तमाम सिक्योरिटी बसों गार्ड में लगाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड आज लगाएंगे। दिल्ली के अंदर 12,000 होमगार्ड ऑलरेडी सरकारी पेरोल पे हैं। उनसे पता है क्या काम कराते हैं? वो बड़े बड़े अफसरों और मंत्रियों के घरों में उनके जूते पॉलिश करते हैं। उनको वहां से हटा के 12,000 बसों के अंदर हम सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे। कोई पैसा नहीं है इसमें। आपने कहा कि स्कूल कॉलेज हम दिल्ली में भर देंगे, किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं हो उसको लेकर के मेरे घर आ जाना, एडमिशन करवा दूंगा। 20 कॉलेज। मैं बताता हूं कैसे आएगा। एक नया कॉलेज बनाने का खर्चा 30 करोड़ के करीब आता है, जमीन अगर छोड़ दे तो। मैंने कहा है गांव वालों को, मैंने कई गांव में दौरा किया, गांव वाले कहते हैं जमीन हम देंगे भाई साहब, कॉलेज बनवा दो। मैं कह रहा हूं गांव वालों को जमीन दे दो, कॉलेज मैं बनवा दूंगा। और कई गांव वाले तैयार हैं, ऑलरेडी मेरे पास आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा फ्री में, आपकी जो भी जमीन के रेट है वो भी देंगे। लेकिन तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने जब मुख्यमंत्री था एक चीज सीखी, सरकार में पैसे की कमी नहीं है। सरकार में पैसा बहुत है, नीयत की कमी है। आप जिस चीज के लिए धरने पे बैठे थे कि जो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स की जाए, दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अंडर किया जाए, ये पुरानी मांग है। मान लिया कि आपकी सरकार बन गई
मान लिया बहुत फेविकॉल से भी ज्यादा अच्छा फेविकॉल आप ले आए, आप कुर्सी पे भी रहे, लेकिन सर केंद्र सरकार तो अगले 5 साल के लिए मोदी जी हैं वहां पे, उनके पास भी जबरदस्त फेविकॉल है। वो कॉपरेट नहीं करेंगे? मैं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। उन्हें कॉपरेट करना चाहिए, सुरक्षा का मामला है। क्योंकि दिल्ली का पूरा स्ट्रक्चर जो है मैं उम्मीद करता हूं कि है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो कॉपरेट करें। और नहीं किए तो फिर जनता है ना, फिर रेल भवन। मुझे उम्मीद है कि रेल भवन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हो जाएगा, होना चाहिए। ये बिजली बिल, वाईफाई, मुफ्त पानी, आपने 700 लीटर कहा था। दिल्ली में सोसाइटीज बहुत सारी हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज में मीटर्स नहीं है, पानी के मीटर नहीं है ना। अब वहां उन लोगों को तो कुछ भी मुफ्त वाला फायदा नहीं मिलेगा। सर वो धीरे धीरे होगा ना। 49 दिन में कितना कर दोगे आप? नहीं, मैं इनसे, इन्होंने 6 महीने किया, इनसे भी पूछ लो थोड़ा सा इन्होंने क्या किया। वो उनसे पूछूंगा मैं करेंगे। आप जब उम्मीदवारों के सिलेक्शन के लिए जाते थे पहली बार, तो आपकी मीटिंग्स होती थी। अब इस बार जो आप उम्मीदवार सेलेक्ट करते हैं वो बंद कमरे में ही सेलेक्ट कर लेते हैं। सर अभी भी मीटिंग हो रही है आपका, हमारे अंदर इंटरेस्ट खत्म हो गया। सर हम इंटरेस्ट तो हम सब में रखते हैं। आपकी पार्टी में बहुत सारे एमएलएज हैं, बहुत सारे कहूं या 2-3 कहूं, जो कह रहे चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये आपने उनका पहले ही पत्ता साफ कर दिया है, या उनके अंदर राजनीति का जो मोह माया है वो खत्म हो गया है, या फिर उन्हें यह लगता है कि दोबारा लड़े तो हार जाएंगे? हारने का नहीं है, पहले 2 फैक्टर्स, तो किसी के साथ कुछ है, किसी के साथ कुछ है। मतलब किसी का पत्ता साफ कर दिया आपने, इसलिए वो, और कई लोग जो हैं वो राजनीति और नहीं करना चाहते। कितने का पत्ता साफ कर रहे हैं? वो छोड़िए, अंदर घर का मामला है। ये देख लीजिए, ये आम आदमी पार्टी है सर, आम लोगों की पार्टी है नहीं है? हाथ उठा के बता दीजिए ना। अपने आम आदमी पार्टी एक परिवार है, परिवार के अंदर के कुछ मुद्दे होते हैं और कुछ पब्लिक से रिलेटेड मुद्दे होते हैं। सो अपने अंदर के मुद्दे जो हैं, मुझे पता है आप आएंगे कि आपकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, फलाना ढिमका, वो सब भी पूछेंगे आप। हमारा परिवार है जी, सुखी परिवार है, शांत परिवार है। लड़ाई झगड़े हर परिवार में होते हैं, हमारे परिवार में भी होते हैं, लेकिन सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ शांत है। तो अब आप लोग और ज्यादा मिर्ची मत लगाइए हमारे परिवार के अंदर। नहीं सर, देखिए हम तो मिर्ची भी देते हैं तो शुगर कोटेड मिर्ची, साबुत मिर्ची कभी नहीं देते। एक शब्द है जो मैं आजकल बोलता नहीं हूं, आपको टाइम तो होता नहीं है जनसभाओं में टीवी देखने का, वो आजकल मैं दल बदल नहीं बोलता हूं सर। बोलने में जितना खराब लगता है, सुनने वाले को उससे ज्यादा खराब लगता है। मैं बोलता हूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ माल लिया, कुछ माल, देखिए सब टोटल टीवी के दर्शक हैं, कुछ माल लिया और कुछ माल, ये आपके यहां भी शुरू हो गया लेन देन की प्रक्रिया। जैसे कई लोग आपके दूसरी पार्टियों से कौन
परेशानियों का उपाय है। इसमें है अनमोल आयुर्वेदिक तत्वों का अद्भुत मिश्रण। सिर्फ 5 दिनों में फर्क साफ दिखाई दे। बालों की सभी समस्याओं से मुक्ति। देवगिरी, क्योंकि बाल है अनमोल। बाय पैरानॉर्मा। मैं अरविंद केजरीवाल शपथ लेता हूं कि जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच छुपाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज कटघरे में खास मेहमान अरविंद केजरीवाल। अरविंद जी, आपकी पार्टी बनी, बहुत सारे लोग आए, ठीक है, वो एक एपिसोड था, अन्ना अलग हो गए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग थे। एक एक कर कर करके डिफरेंसेस होता गया और बहुत सारे लोग छोड़कर जाने लगे। जैसे मुझे पता था, मैंने आपका इंटरव्यू देखा हुआ है। सादिया इल्मी, और पूछिए कि और कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। वो तो अभी भी साथ हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर आपकी सभाओं में वो विश्वास नहीं दिखाई देता है। कहाँ है? अगर सभा में, कुछ सभाओं में नहीं आए तो इसका मतलब आपको, मैंने फिर से आपको रिक्वेस्ट की कि हमारा सुख शांति वाला परिवार है, इसमें फूट डालने की कोशिश मत कीजिए कृपया आप। ये कुमार विश्वास साहब जो महफिल जमाए, तो ऐसा गा भी नहीं सकता हूं, नकल करने की कोशिश कर रहा था। वो जल्द दिखाई देंगे आपको, उनका शेड्यूल बन रहा है। आ रहे हैं वापस? आ रहे हैं वापस, वो जनवरी में दिखाई देंगे। उन्होंने कई सारे अपने प्रोग्राम्स लगा रखे थे, तो वो अब कैंसिल नहीं कर पा रहे। तो कुमार विश्वास वापस आ रहे हैं। चलिए, एक आरोप और लगता है सर, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बुरा ना माने। एक आरोप यह लगता है कि अरविंद केजरीवाल किसी की नहीं सुनते हैं। आपके घर से जो भी लोग, 1 2 3 4 5, जो भी जितने नाम हो ना हो, एक सिर्फ साजिया इल्मी। बस। चलिए, जो जिनका वजूद नहीं था वो लोग भी जो अलग हुए। ऐसे तो सर मैं बीजेपी वालों के 400 लोगों, कल 400 लोगों ने ज्वाइन किया है, उनकी लिस्ट में कल दे देता हूँ। वो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो चाहते हैं इस पार्टी में वही होता है। अगर इस पार्टी में रहना है तो केजरीवाल कहना है। सर ये आप लोग चलाते हैं, उन्होंने तो नहीं कहा। शाजिया इल्मी जी गई छोड़ के, उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा, उनके रीजंस कुछ और थे। आप ही लोग सारा दिन चलाते रहते हैं। ये कहा जाता है कि 4-5 लोग हैं, बस चलती उन्हीं की है। मनीष है, संजय है। अभी एक कह रहे थे, अब 4-5 पे पहुंच मतलब आप 4-5 लोगों से घिरे हुए हैं। 10 मिनट में आप। और सर ऐसा है, एक पॉलिटिकल, एक सिस्टम है सर जी, एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, उसके अंदर लोग हैं, उसके बाद एक नेशनल एग्जीक्यूटिव है, उसके अंदर 25 के करीब लोग हैं, फिर एक नेशनल काउंसिल है। तो जो निर्णय पीएससी को लेने हैं वो तो पीएससी लेगी ना। आप कहोगे आप 8 लोगों से घिरे हुए हैं, तो वो पीएससी के अंदर 9 लोग हैं, तो फिर वही 9 ही लोग तो निर्णय लेंगे सर। मतलब घिरे हुए नहीं है, फ्री सर है। अगर इन 8 लोगों को आप ये कहीं घिरे हुए हैं तो आप वो मान लीजिए। मैं तो अभी देखिए कोई घिरा हुआ नहीं हूँ। कटघरे में है, सवालों से घिरे हुए हैं। कटघरे में। एक और आम आदमी पार्टी की बात हो और मौसम चुनाव का हो तो आपके फंड को लेकर के बड़ी बात होती है। अभी आपने एक बीजेपी में शायद कोई नोटिस भी भेजा है, और सतीश उपाध्याय हैं इसी कटघरे में, उनको लेकर के मैं आया था। मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने एक नोटिस आपको भेजा है। कहा अभी मिला तो नहीं है, मिल जाने दीजिए और उसके बाद जवाब देंगे और बहुत सारे मसलों का और जमकर खुलासा करेंगे, कानूनी तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर। ये फोर्ड फाउंडेशन ये क्या नाम है, क्यों आता है बार बार? उन्हीं से पूछिए सर। होम मिनिस्ट्री सारी जांच करा चुकी है, कांग्रेस के टाइम में भी और बीजेपी के टाइम में भी। 1.5 साल पहले, 2 साल पहले होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल किया था। किसी ने हाई कोर्ट में हमारी शिकायत की थी। कांग्रेस की होम मिनिस्ट्री ने हमारे घर पे, उनके होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स हमारे ऑफिस में आके बैठे कई दिन तक, सारे रिकॉर्ड्स चेक किए उन्होंने। 1 पैसे की फॉरेन फंडिंग नहीं मिली, कोई फोर्ड फाउंडेशन नहीं मिला उनको। तो कांग्रेस जांच करा चुकी है, हाई कोर्ट में एफिडेविट दे चुकी है कि इनका कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है।
बीजेपी ने अभी 10 दिन पहले हाई कोर्ट में फिर से एफिडेविट फाइल किया है कि इनका कोई वो नहीं है, फिर भी वो झूठ बोलते हैं। जबकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को फॉरेन फंडिंग मिल रही है और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। आप लोग ये चलाते नहीं है स्टोरीज? नहीं चलाते, मतलब ये पूछ रहे हैं आपसे, तो ये इससे बड़ा चलाना क्या होगा? नहीं, इसको ब्रेकिंग न्यूज चलाइएगा थोड़ा। ये जो पूछ रहे हैं आपसे, ये इससे तो बड़ा चलाना क्या होगा? इसको जैसे 2 दिन तक लगातार चलाएंगे तो जनता को ज्यादा पता चल जाएगा। सर, ये एपिसोड 5 दिन तक लगातार चलने वाला है। बहुत अच्छा। और आपको पता है कि मेरे इंटरव्यू में कहीं कोई एडिटिंग नहीं होती है। वो मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। ये इलेक्शन कमीशन में सर वही खाता जमा करना होता है चुनाव का। मैं उम्मीद कर रहा था कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में जो खर्चे हुए, अब ये सही है गलत है आप मुझे बता दीजिएगा, मैं तो सीधा सीधा सवाल करता हूं, आप टाइम फ्रेम के अंदर पूरा बही खाता जो खर्चा का ब्यौरा है वो जमा नहीं कर पाया? पता कर लेता हूँ, वो ट्रेजर का काम है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। मैं झूठ बोल दूं कि मैंने कर दिया नहीं किया, मैं ट्रेजर से पूछ के बता सकता हूँ। एक सवाल और है, ये जो फंड रेजिंग का तरीका है जिसमें आप डिनर करते हैं या लंच करते हैं, क्या उसकी भी जानकारी आप वेबसाइट पे डालते हैं? बिल्कुल, एक एक आदमी जो चेक देता है उसका वेबसाइट पे नाम आ जाता है। और ये जो डिनर और लंच में जितने पैसे आते हैं वो सब के सब चेक से आते हैं या कैश में भी आते हैं? सब चेक। देखिए, कैश लेना गलत नहीं है, नहीं उसकी गलत, रसीद देना है। हाँ, हम रसीद सबकी देते हैं। मतलब वहां पे चेक से भी आते होंगे, कैश में भी आते हैं, रसीद सबकी काटते हैं और वेबसाइट पे सबका नाम डालते हैं। वो डिनर वाला भी, लंच वाला, डिनर वाला, सब डालते हैं। सब पैसे वेबसाइट पे डालते हैं। ये वैगनआर से समझ रहे हैं? टाटा इनोवा से भी वो ऊपर वाला बिजनेस क्लास। ये आम आदमी बिजनेस क्लास में नहीं होना चाहिए। नहीं, सवाल उसका नहीं है, मैं तो आपसे जानना चाहता हूं। मैं यही पूछना चाहता हूं, कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है कि जब आप फ्लाइट में थे तो कनेक्टिविटी थी नहीं मोबाइल की, आपका वहां पर एक कोई यूट्यूब पर कोई एक वीडियो आया जिसमें आप कह रहे थे कि मैं यहां पहुंचा और उधर हिंदुस्तान में कंट्रोवर्सी हो गई कि मैं बिजनेस क्लास से क्यों आया। भाई, बिना टिकट तो नहीं आया ना, पैसे दे के खरीद के आया। और आपके साथी यहां कहते रहे कि जो बिजनेस क्लास वाला टिकट है वो ऑर्गेनाइजर्स ने भेजे हैं, हमने नहीं खरीदा। रियलिटी क्या है? आज आप पहली बार सामने हैं तो जरा पूछ लो। वही वीडियो जो है, आपने पूरा देखा वो वीडियो? अब जितना आपके मतलब समर्थकों ने लोड किया, गलत। उतना पोर्शन जितना आपने सुनाया, उसके बाद एक लाइन और थी, वो काट दी आप लोगों ने। मैं बताता हूँ, हम लोगों ने नहीं, मेरे पास अब भी है, आपके ही किसी समर्थक ने भेजा है सर। आप पूरा वीडियो देखिए। मैंने जो बोला, मैंने यह कहा कि कंट्रोवर्सी क्या है, मैं बिजनेस क्लास से आया। वो लोग इतनी कंट्रोवर्सी कह रहे हैं, मैं विदाउट टिकट नहीं आया, टिकट था मेरे पास, टिकट खरीद के आए हैं। और ये सामने बैठे हुए हैं मेरे बैचमेट, मैंने इधर नहीं, मतलब मैं वो बैठे थे वहां पे। अच्छा, ठीक। ये सामने मेरे बैचमेट बैठे हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, इन्होंने टिकट खरीदा। वो वाली लाइन काट दी कि इन्होंने टिकट खरीदा। उन्होंने ये दिखाया कि मेरे पास सर पैसे ही नहीं है, टिकट कहां से खरीदूंगा मैं। मतलब उसमें भी कॉन्स्पिरेसी हो गई। सर मुझे नहीं पता क्या है, पर मुझे रियली वो पूरी कंट्रोवर्सी समझ में नहीं आई। मैं आपको बता देता हूं क्यों खरीदा। नॉर्मली मैं इकोनॉमिक क्लास से चलता हूं। अमेरिका जो गया, दुबई से अमेरिका, वो 14 घंटे की जर्नी है। और आपको पता है जेट लैग हो जाता है, 12 घंटे का टाइम डिफरेंस है। नॉर्मली वहां जाके आदमी सोता है थोड़ा सा जेट लैग को ओवरकम करने के लिए। मैं वहां पे केवल कुछ घंटों के लिए था अमेरिका में, और उसमें मेरी बैक टू बैक उतरते ही मीटिंग्स थी। तो आइडिया ये था कि मैं हवाई जहाज में सोते हुए चला जाऊंगा ताकि मैं उतरते ही मीटिंग्स अटेंड कर सकूं और वापस दिल्ली आ सकूं। तो हवाई जहाज के अंदर मुझे सोने के लिए तो बिजनेस क्लास में ही वो मिलता है, सोने के लिए फैसिलिटी, तो इसलिए बिजनेस क्लास लिया था। उसमें प्रॉब्लम क्या है मेरे को ये नहीं समझ आया। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये कि खरीदा उसने कि खरीदा उसने? इसने लिया या उसने लिया? अच्छा, उसने लिया सर, ये स्पॉन्सर ने लिया। उसने लिया। क्योंकि उस कंट्रोवर्सी के बाद आज आप पहली बार आप पकड़ में आए हैं और आपसे ये सवाल हो रहा है। मैं बता देता हूं सर, मेरा बैचमेट है IIT खड़गपुर का, सुरेश रेड्डी, हैदराबाद में रहते हैं। उन्होंने यूएस वाला प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था सारा। तो उन्होंने दिल्ली से लेके यूएस तक का वाया दुबई
सारा टिकट उन्होंने टू एंड फ्रो ऑर्गेनाइज किया था। आपने नहीं खरीदा था? सर मेरे पास मेरी औकात ही नहीं है, मैं बैंक बैलेंस आपको दे दूंगा। ये मीडिया से आप इतना नाराज क्यों हो जाते हैं? सर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक अखबार है अंग्रेजी का, बहुत बड़ा। वो अखबार पिछले 4-5 महीने से हमारे खिलाफ खूब लिख रहा है, फर्जी खबरें बिल्कुल। तो उनमें उनके यहाँ एक सीनियर एडिटर है, बहुत सीनियर, मेरे जान पहचान के। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा क्या हो गया, क्यों ऐसा कर रहे हो? अगर हमने कोई गलती की मैं आके माफ़ी मांग लेता हूँ, पर ऐसा तो मत करो, झूठ मूठ लिख रहे हो आप। तो उसने कहा तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा नहीं। कहता मैं आके बताता हूँ तेरे घर, फ़ोन पे बात करना ठीक नहीं है। वो मेरे घर आए, उन्होंने कहा जब आपकी दिल्ली में सरकार बनी, पूरे देश के अंदर एक उत्साह था, उल्लास था, सारे सेलिब्रेट कर रहे थे, हम भी आपके बारे में अच्छा लिख रहे थे। एक दिन उस मीडिया हाउस के सीईओ के पास बीजेपी के एक टॉप के नेता का फोन आया कि मिलना है। इस अखबार के सीईओ ने बोला कि मैं इंदौर में हूं। बीजेपी के नेता ने कहा कि चिंता मत करो, मैं चार्टर्ड फ्लाइट भेज रहा हूं, अभी आ जाओ। वो आए तो बीजेपी के नेता ने कहा बहुत हो गया केजरीवाल, केजरीवाल हमारी राजनीति बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। 2 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है, हमारा बहुत भारी बजट है, 1 पैसा नहीं मिलेगा तुम्हारे मीडिया हाउस को, और अगर हमारी सरकार बन गई तो बंद करा देंगे तुम्हारा अखबार। अगले दिन से ये अखबार पलटी मार गया। तो ये सीनियर एडिटर ने कहा कि ये तो मैं आई एम प्रिवी टू दिस इंफॉर्मेशन, मेरे को पता है ये, क्योंकि मैं सीनियर पोजीशन पे हूं। अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो बाकी मीडिया हाउसेस के साथ भी ऐसा हुआ होगा। ये आपने ट्वीट किया है, भड़ास पर मीडिया में लिखा है और आपने उसको ट्वीट किया था। बिल्कुल, ये मैं पढ़ रहा था। तो सर मैं मीडिया को दोष नहीं दे रहा, मीडिया में बहुत पत्रकार हैं और बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार हैं और बहुत अच्छे अच्छे रिपोर्टर हैं, लेकिन टॉप के लेवल पे या तो थ्रेटन किया जा रहा है या पैसे से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, बिल्कुल ओनर्स के लेवल पे। मुझे लगता है कि ये क्या ये सही नहीं है? मैं ये भी नहीं कह रहा सारे होंगे, हाँ, कुछ लोग अच्छे भी होंगे। ठीक है, लेकिन जब तक आपके पक्ष में खबर आए तब तक मीडिया ठीक है, और जब आपके खिलाफ खबरें आने लगे तो मीडिया खराब कैसे हो गया सर? तो मैंने तो आपको बता दी अंदर की खबर सारी। ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं। मैं बताऊं सर ओपिनियन पोल का राज बताऊं सर? पिछली बार आपने भी करवाया था, और ओपिनियन पोल के गुरु तो आपके यहाँ ही हैं आजकल। ओपिनियन पोल्स का राज बताता हूं, आपका क्रेडिबल है सर, इसलिए कि हमारे वाले में आप ठीक ठाक कर रहे हैं। हाँ, और नहीं करते तो फिर नहीं होता, तो फिर गड़बड़ हो जाता, तो फिर हम बिके हुए हो जाते। मजाक कर रहा है जी सर। अब जो चल रहा है गेम प्लान, ये नजर आ रहा है कि पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं, एक एबीपी ने ओपिनियन पोल कराया कुछ दिन पहले, उसमें हमें 27% मिल रहे हैं। आज मैंने सुना है शायद आज तक ने कराया है, उसमें 33% मिल रहे हैं। आपके यहाँ 39% मिल रहे हैं। किस पे भरोसा करें सर? कोई ना कोई तो फर्जी है, तीनों में से 2 तो फर्जी हैं, इसका मतलब नहीं भाई। ओपिनियन पोल तो साइंस है ना, एग्जैक्टली साइंस गलत कैसे हो सकती है? तो तीनों में से 2 तो फर्जी हैं, तो ये तो प्रूव कर दिया कि कुछ तो फर्जी है। तो आपके यहाँ भी तो पिछली बार हुआ था। सुनिए, अब दूसरी चीज पे आते हैं। इसका हिडन एजेंडा क्या है? हिडन एजेंडा ये है कि धीरे धीरे अभी 3 ओपिनियन पोल और करेंगे ये चैनल, धीरे धीरे ये दिखाएंगे कि कांग्रेस बढ़ रही है। ओपिनियन पोल में दिखेगा, बाकी जनता में कोई कांग्रेस नहीं है, जनता में कांग्रेस साफ है पूरी दिल्ली में। ये दिखाएंगे कांग्रेस बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी गिर रही है। और चुनाव के 5 दिन पहले ओपिनियन पोल करेंगे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बराबर हो गई हैं, ताकि जनता को कंफ्यूज किया जा सके और वोट को डिवाइड किया जा सके। ये इनका गेम प्लान है, ताकि बीजेपी जीत जाए। 3 ओपिनियन पोल, सीजन 1, सीजन 2, आपका ठीक है सर, आप हमें अच्छा दे रहे हैं सर। ये मतलब इनको मिल रहा है तो अच्छा है ना।
तौर पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र के प्रतिनिधि आ रहे हैं बतौर मेहमान। एक फिजा होगी, एक माहौल होगा और उसके तुरंत बाद मतदान। ये कितना बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए? नहीं होगा। वहां पे मोदी और बराक ओबामा दोनों साथ साथ कभी झूले पे, कभी ई रिक्शा पे, कभी दिल्ली की गलियों में घूम रहे होंगे। हाँ वो ठीक है, उससे पानी के दाम तो कम नहीं होंगे ना, बिजली के दाम तो आधे नहीं होंगे ना, रिश्वतखोरी तो बंद नहीं होगी ना। दिल्ली की जनता को वो चाहिए सर, सारे दुखी हैं, वो आम आदमी पार्टी कर सकती है। वो क्लियर है कि भैया बिजली के बिल आधे कराने हैं, रिश्वतखोरी बंद करनी है। उस 26 वो झूले पे जनवरी झूलने में से तो नहीं होगा ना सर। बराक ओबामा आएंगे, आपको लगता है उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? भाई होएगा क्या? ये तो सर वो लोग हैं जो आपके मोहब्बत में घायल हैं। सर आप एक सर्वे करा लीजिए इस पे, आप ये अच्छा आइडिया है। ओपिनियन पोल करा लीजिए कि ये अच्छा आइडिया है। बराक ओबामा के आने से दिल्ली के चुनाव में कितना असर पड़ेगा। आप मोदी से डरते हैं? मैं अगर डरता तो वाराणसी में चुनाव लड़ने क्यों जाता? ऑटो के पीछे आपने जगदीश मुखी का फोटो चस्पा कर दिया, और वो भी पता नहीं जगदीश मुखी इतने हैंडसम है, कौन सा फोटो आप निकाल करके लेकर के आए कि वहां मोदी जी का फोटो कैसे लगा सकता था? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन हो, वहां मोदी जी का फोटो कैसे लगा लेता? आप मोदी से पूरी लड़ाई आम आदमी पार्टी की अलग करना चाहते हैं कि वो आपसे पूछ रहा हूं, प्रश्न है दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन हो, मैं वहां मोदी जी की फोटो लगाता, मुखी जी की तो लगाता। अब ये कल एक चैनल पे मैं देख रहा था, सतीश उपाध्याय जी बहुत नाराज हो रहे थे, आपने जगदीश मुखी जी की लगाई। मनीष बैठे मेरे ही चैनल पे आप देख रहे होंगे। मैंने मनीष वहां पे बैठे, मैंने मनीष से कहा आपको कहना चाहिए था भाई, आपको इतनी तकलीफ है, मुखी जी की हटा के आपकी लगा देते हैं, आप इतना नाराज क्यों? मैंने पूछा था सतीश उपाध्याय से, आप इतना मैंने नाराज कहा आप इतने नाराज इसलिए हैं क्या कि अरविंद केजरीवाल ने जगदीश मुखी का लगा दिया, उसकी जगह आपको लगाना चाहिए था। लगा देते हैं कल से। हम तो बीजेपी का भी जनतंत्र की जिम्मेदारी हम ही ले रहे हैं। सतीश उपाध्याय कह रहे हैं कि ये बहुत ही क्या कहे, ये सभ्यता के विपरीत है कि आप बीजेपी में भी चीफ मिनिस्टर अपना तो है ही, दूसरे के घर में भी तय करते फिरते हैं आप। भैया तो वो कर ले, नहीं तो हम कर देंगे उनका। अरविंद जी, अगर चुनाव हो गए और अगर सीटें कम आई, नहीं आ रही, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, पॉलिटिक्स इज कैलकुलेटिंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ना अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। वी आर प्रैक्टिकल सर। हमारी सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, बहुमत से बन रही है, भारी बहुमत से बन रही है। आप कांग्रेस या किसी दूसरे से कोई समर्थन नहीं लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो? नहीं पड़ेगी सर, कांग्रेस की सर एक सीट भी नहीं आ रही। आपके दो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है इसमें। पॉलिटिक्स सर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को कैलकुलेट करना है। ना, हमारी पॉलिटिक्स अलग है सर, हम रियलिटी में। अभी आप जो कह रहे हैं वो रणनीति है, एक पार्टी की रणनीति है। हम रियलिटी में जी रहे हैं सर, हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस उस पे सिचुएशन में नहीं जीते। आपको लगता है कि आपकी सरकार आएगी और आपको कांग्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, या किसी की भी फॉर दैट मैटर? नहीं सर, नहीं पड़ेगी। आएगी कि नहीं आएगी? एक आखिरी सवाल अरविंद जी, और मुझे लगता है यहां जितने लोग हैं शायद उसका जवाब जानना चाहेंगे, और बहुत सारे दर्शकों ने यह सवाल ट्वीट किया है और पूछा है कि अरविंद जी से ये जरूर पूछिएगा। जब अन्ना आंदोलन था तो लोकपाल, उसके बाद मैंने आपका पिछली बार इंटरव्यू किया था चुनाव के पहले, स्वराज। आजकल आप अपनी सभाओं में न लोकपाल कहते हैं न स्वराज का नाम लेते हैं। सिर्फ वो 36 का आंकड़ा लाना क्या सिर्फ आज एक मोटिव है? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। 36 के आंकड़े के लिए लोकपाल और स्वराज भी इंपॉर्टेंट है। 36 का आंकड़ा लोकपाल और स्वराज के बिना नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2, लोकपाल, स्वराज, रिश्वतखोरी बंद करना, वो सारे मुद्दे हैं जो हमने पहले किए थे, उन मुद्दों को हम खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरी दिल्ली का एक विजन बना रहे हैं, जिसको आप बड़े बड़े वादे कह रहे थे। एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर, एक सेक्टर वाइज करके
गवर्नेंस के ऊपर 10 जनवरी के आसपास दिल्ली डायलॉग होगा। उसमें आपको लोकपाल भी मिलेगा, उसमें स्वराज भी मिलेगा, उसमें और ढेर सारी चीजें मिलेंगी। तो सेक्टर वाइज हम दिल्ली डायलॉग करते जा रहे हैं। सवाल ही नहीं उठता जो लोकपाल के और स्वराज का बिल वो तो बेसिक फंडामेंटल चेंज है व्यवस्था के अंदर जो हम लोग चाहते हैं। और एक दिक्कत यह है कि जब हम लोकपाल की बात करते थे तो कहते थे तो ये तो एक ही बात कर रहे हैं। अब हमने जब ज्यादा बातें करने चालू कर दी तो कहते हैं ये एक बात क्यों नहीं कर रहे। तो ये बीजेपी वाले जीने नहीं देंगे हम लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया।